हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिकल एंगुलर मोमेंटम। ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम सबको पता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर है क्रॉस उसका जो लीनियर मोमेंटम है। तो पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम। ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या निकल के आता है एंगुलर मोमेंटम का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहोगे जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा। ठीक है ना? तो चलिए इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वो एक डेरिवेशन होगी जो मैं करूंगा, तो उस डेरिवेशन के बाद आपको समझ में आएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो इसके लिए हम मान के चलते हैं कि सपोज ये मेरे दो एक्सिस हैं जिनके थ्रू मैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर निकाल रहा हूं। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है। सपोज किसी टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट यहां पे था पॉइंट ए पे, और जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है सपोज वो कितना था, आर। ठीक है, अब हमने माना कि ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कुलर मोशन में और ये यहां से मूव करके कहां चला जाता है? पॉइंट बी पे चला जाता है। ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहा है कि कहां पहुंच गया? पॉइंट बी पे पहुंच गया सपोज ये। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट ए से कहां पहुंच गया है? पॉइंट बी पे। तो जो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ, मतलब जो सिंपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ से यहाँ तक की, वो मैंने मान ली कितनी है? डी आर। कितना है? डी आर। तो ये है हमारा पोजीशन वेक्टर आर। ए से बी तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? डी आर। तो इसका नया पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नया पोजीशन वेक्टर आप सबको पता है इसका क्या होने वाला है बच्चों। नया पोजीशन वेक्टर क्या होगा भाई? ये कैसे निकल सकता है नया पोजीशन वेक्टर? नया पोजीशन वेक्टर आपका निकल सकता है ट्रायंगल लॉ से। किससे निकल सकता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किससे निकल सकता है बच्चों? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम सबने पढ़ी है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये वेक्टर है ए और एक वेक्टर है सपोज ये बी, और ये वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि ये सेम ऑर्डर में हमने लिए हैं। सेम ऑर्डर का मतलब होता है हेड से दूसरे वेक्टर की टेल का जुड़ना। तो उस टाइम पे इस दो वेक्टर्स की जो अरेंजमेंट है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक ट्रायंगल की दो साइड्स को। तो जो थर्ड साइड होगी इट विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, मतलब इनका रिजल्टेंट। अब सेम आप यहां भी ध्यान से देखो इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम में बच्चों एक वेक्टर है ये आर, उसके बाद एक वेक्टर है ये डी आर। तो ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं और फिर हमें ये वाला वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तो ये वेक्टर क्या होगा? आर प्लस डी आर होगा। इसका मतलब नया पोजीशन वेक्टर ऑब्जेक्ट का हो गया आर प्लस डी आर। ठीक है ना? ये क्या हो गया बच्चों? इसका नया पोजीशन वेक्टर, जो हमें कैसे पता लगा? ट्रायंगल से पता लगा। तो हमें तो बेसिकली क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम का फिजिकल मीनिंग जो है वो कैलकुलेट करना है। और एंगुलर मोमेंटम हमें पता है एल क्या होता है? आर क्रॉस पी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये एक ट्रायंगल बन रही है, इसमें यहाँ पे वेक्टर आर है, ये वेक्टर डी आर है और ये वेक्टर है आर प्लस डी आर। अब अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहूं तो कितना एरिया आएगा? ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, उसको मैं स्मॉल एरिया मान लेता हूं भी, डेल्टा ए। तो इस डेल्टा ए मान लो या डी ए मान लेते हैं, चलो ठीक है ना। तो ये जो मेरी ट्रायंगल बन रही है बच्चों ओ ए बी, मैं निकाल लेता हूँ इसका एरिया। एरिया कैसे निकल सकता है? देखो अब जरा ध्यान से देखना, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा एरिया निकालने के लिए। पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, देखो ओ ए बी और ये हमारी ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, अब अगर देखो बच्चों मैं इस ए बी के पैरेलल यहाँ पे भी, मतलब ये ऐसे बन रही है ना हमारी ट्रायंगल, अगर मैं ए बी के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ कर दूं और फिर ओ ए के पैरेलल एक लाइन ये ड्रॉ कर दूं,
इस तरह से, ठीक है। एक लाइन ये ड्रॉ कर दी मैंने और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, तो क्या ये पैरेललोग्राम ही बन गई है? क्या बन गई? ये एक पैरेललोग्राम है ना। और पैरेललोग्राम का एरिया आपको पता है क्या होता है? इस पूरी पैरेललोग्राम का अगर मैं एरिया निकालता हूं तो कितना आएगा? इसकी जो लेंथ है ओ ए मल्टीप्लाई जो इसकी ब्रेड्थ है ए बी, तो ये किसका एरिया आया? इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया। लेकिन भैया मुझे तो किसका एरिया चाहिए? इस ट्रायंगल का। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो रेक्टेंगल है ये एक तरह से इस ट्रायंगल के इस एक रेक्टेंगल में ऐसी सी कितनी ट्रायंगल्स आ रही हैं बच्चों? ये दो ट्रायंगल्स आ रही हैं, एक ये एक ये। समझ रहे हो इस चीज को? तो अगर मुझे सिर्फ इस ट्रायंगल का ही एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा? जो पूरी रेक्टेंगल का एरिया आया उसका क्या कर दूंगा? हाफ कर दूंगा। क्या कर दूंगा उसका बच्चों? हाफ कर दूंगा। तो वो मैं यहां निकाल लूंगा। तो इसका मतलब जो एरिया होगा हमारी इस छोटे वाली ट्रायंगल का वो कितना होगा? 1/2 इंटू ओ ए इंटू ए बी, यानी कि डी आपका क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू आर। ओ ए वेक्टर मेरा कितना है बच्चों? आर इंटू ए बी वेक्टर कितना है? डी। ये आ जाएगा। तो ये मेरा क्या आया? डी ए आया। क्या आया बच्चों? ये डी ए आया, ठीक है। और अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरा एरिया वेक्टर यहां से आ गया आर क्रॉस डी। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो अब अगर मैं दोनों तरफ टाइम से इसको डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? डिवाइडिंग बोथ साइड्स विथ टाइम dt। अब ये टाइम dt क्या है? ये वो टाइम है जो ऑब्जेक्ट को लगा a से b तक जाने में, मतलब यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा? dt। तो इसी से इसको क्या कर देंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा इधर dA बाय dt इज इक्वल टू 1/2 ये पूरा r क्रॉस dr सारे के अपॉन में dt। यही होगा, दोनों तरफ dt से डिवाइड किया बच्चा पार्टी। यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों, यहां से ये बन जाता है dA बाय इक्वल टू, यहां पे बनेगा ये 1/2 एज इट इज r क्रॉस dr बाय dt। क्योंकि देखो मैंने dt यहां अपॉन में लिखा है पूरे के, तो मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ। r के नीचे ना लिख के मैं dr dt को सिर्फ dr के नीचे भी लिख सकता हूँ, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो जो dr बाय dt है वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही होता है dr बाय dt। यानी कि dr बाय dt किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ, वेलोसिटी को। किसको? वेलोसिटी। तो dr बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि वेलोसिटी। तो यहां से आपका dA अपॉन dt कितना आ गया? 1/2 r क्रॉस v। ये आ गया बच्चों। अब मैंने माना कि सपोज जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है? m। कितना है इस ऑब्जेक्ट का मास? m है। तो दोनों तरफ m से कर दो मल्टीप्लाई। तो जब दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m, बोथ साइड्स बाय m, तो ये बनता है m इंटू dA बाय dt इज इक्वल टू m इंटू 1/2 r क्रॉस v। ये बनता है। फर्दर m को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा m इंटू dA बाय dt इज इक्वल टू 1/2 r क्रॉस mv। इस m को मैं इस v के साथ लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है मैं तो अंदर लेके जा सकता हूँ, v के साथ लिख सकता हूँ। अब mv क्या होता है बच्चों? लीनियर मोमेंटम। यहाँ से आ गया ये m इंटू dA बाय dt इक्वल टू 1/2 इंटू r क्रॉस p। अब r क्रॉस p तो बच्चा पार्टी किसके इक्वल होता है? एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। तो इसकी जगह आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ये बनेगा m इंटू dA बाय dt इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ l। यही आ जाएगा। अब यहां से बच्चों फिर l किसके इक्वल आ जाएगा? 2 उधर चला जाएगा। तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग एंगुलर मोमेंटम का यहां से आ जाएगा। अभी मैं समझाने वाला हूं। तो l यहां से आएगा बच्चों, 2 उधर जाएगा तो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ m
इंटू डी ए बाय डी टी। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम का क्या आ गया, ये फिजिकल मीनिंग आ गया। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तो इधर लिख देता हूं। तो L आपके पास प्यारे बच्चों आ गया 2 टाइम्स ऑफ m इंटू डी ए बाय डी टी। सो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बन गया, L इज इक्वल टू 2m इंटू डी ए बाय डी टी। ठीक है, एंड दिस इज द फिजिकल और वी कैन से दैट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहां से क्या बनता है, तो यहां से बच्चों ये निकल के आया सामने कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ, या ये कह सकते हो, या रेट ऑफ एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं इसको ज्योमेट्रिकल मीनिंग के, एंगुलर मोमेंटम अगर किसी ऑब्जेक्ट का निकालना है तो कैसे निकलेगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एरिया स्वीप आउट बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। कि आप देख सकते हो कि यहां से यहां तक टाइम लगा dt, तो dt टाइम में कितना एरिया स्वीप कर लिया हमारे ऑब्जेक्ट में, इतना है ना, इतना एरिया कवर कर लिया ना। तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय द प्रोजेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ने कितना एरिया कवर किया बच्चों, ठीक है, वो प्रोडक्ट, इसीलिए L को लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ मास एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि कितना एरिया घिसक गया, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मेरा हैंड है, मेरा हैंड रोटेशनल मोशन में है, तो dt टाइम में कितना एरिया मैं रोटेट कर जाऊंगा इस तरह से, ठीक है, dt टाइम के अंदर। तो da बाय dt ऑब्जेक्ट के मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसका क्या बन गया, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द एरिया स्वीप्ड आउट बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम dt। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कैसे लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।